हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सत्यम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। प्यारे बच्चों, आपको जैसे पता ही है कि हमारा उड़ान बैच लाइव है, यानी कि आप उड़ान बैच कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हम उड़ान बैच के अंतर्गत ना यूपी बोर्ड भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि यूपी बोर्ड के अंतर्गत कौन कौन सा सिलेबस है, यानी कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है, और परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, यानी कि किस तरीके के प्रश्न जो हैं आपको परीक्षा में दिखाई देने वाले हैं। आइए बच्चों शुरुआत करते हैं। तो यहाँ ना बेटा, आपका जो पेपर है ना वो दो तरीके का होगा, यानी कि उसके दो हिस्से हो जाएंगे। पहला जो भाग रहेगा यानी कि खंड आ, वो पूरे का पूरा वही बहुविकल्पीय प्रश्नों से भरा होगा। इसका जो पूर्णांक है यानी कि इसका जो वेटेज वो कुल मिलाकर 20 अंकों का रहेगा। अब आइए बच्चों ये समझ लेते हैं कि यहाँ कौन कौन से प्रश्न हैं और कहाँ कहाँ से उन प्रश्नों को पूछा जाना है। तो सबसे पहले बेटा गद्य साहित्य के इतिहास से प्रश्न हैं, और यहाँ ना शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से क्वेश्चन बनेंगे। फिर उसके बाद सेम गद्य के इतिहास के बाद आ जाएंगे पद्य के इतिहास में, और पद्य के इतिहास में ना रीति काल और आधुनिक काल से प्रश्न बनेंगे। ये दोनों टॉपिक मिलके ना 10 नंबर का जो है वो सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बनाते हैं। फिर आगे बात करते हैं काव्य सौंदर्य की, जो आपका तीसरा टॉपिक है। यहाँ ना आपको रस, अलंकार और छंद मिलेंगे। तो रस के अंदर आपको हास्य रस और करुण रस की परिभाषा एवं उदाहरण, ये सारी चीजें सीखना है। और उसके बाद ना आपका आ जाता है अलंकार। तो अलंकार बेटा कक्षा 10 के अंतर्गत ना हमको अर्थालंकार पढ़ना है, और अर्थालंकार के अंदर भी हमको रूपक पढ़ना है, उपमा पढ़ना है और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना है, यानी कि इनके लक्षण पढ़ने हैं, इनकी परिभाषा पढ़नी है, और इनको कैसे हम पहचानेंगे अगर ये कविता के रूप में आ जाएंगे तो मतलब एक कविता के अंदर कौन सा अलंकार है, ये चीज़ों को पहचानना भी हमें यहीं से सीखना है। ठीक है। अब इसके बाद जो अगला आपका जो टॉपिक बनता है वो है छंद। तो छंद के अंतर्गत ना आपको सोठा और रोला दो चीज़ें सीखनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये काव्य खंड के अंदर जो काव्य सौंदर्य वाला पार्ट है, ठीक है, यानी कि जो पद्य शास्त्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद करते हैं बात हिंदी व्याकरण के विषय में बात, कि भैया हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण के अंदर ना आपको चार चीज़ें पढ़ना है। पहला तो आपको उपसर्ग पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है प्रत्यय। तो उपसर्ग के अंदर भी आपको आ, अन, अधि, अप, अनु, उप, सह, नी, निर, अमी, परिसु इत्यादि पढ़ना है। ठीक है। और प्रत्यय के अंदर आपको आई, त्व, ता, पन, वा, हट, वट इत्यादि प्रत्यय पढ़ना है। अब बात करते हैं बेटा आगे क्या पढ़ना है। तो जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना वो है आपका समास, यानी कि समास पढ़ना। और समास में ना आपको द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, लगभग लगभग समास पूरा ही पढ़ना है। इसके बाद आ जाते हैं बेटा शब्द। तो शब्द में तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची। ठीक है। तो ये शब्द तो बेटा हम आपको साथ साथ सिखाते चलेंगे, जब क्लास के अंदर शुरुआत करेंगे ना तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे हम आपको सिखाते जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा संस्कृत व्याकरण की। तो संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आपको संधि पढ़नी है। संधि में भी यण संधि और वृद्धि संधि। फिर शब्द रूप पढ़ना है। तो फल, मति, मधु एवं नदी का शब्द रूप पढ़ना है, सभी विभक्तियां इसके साथ पढ़नी है। ठीक है। और धातु रूप के अंदर आपको ना बेटा इस बार पता है क्या पढ़ना है, पठ, हस, दृश, पच, ये सारी के सारे आपको पढ़ना है। और कौन कौन से लकारों के अंतर्गत पढ़ना है, तो लट, लोट, विधि, लिंग और लट लकार के अंदर आपको ये पढ़ना है। साथ ही साथ लंग लकार भी पढ़ना है। और इसके बाद आपको पढ़ना है सर्वनाम। तो सर्वनाम में बेटा आपको दो सर्वनाम पढ़ना है, तद और युष्मत। तो बेटा ये तो था आपका ऑब्जेक्टिव टाइप सेक्शन, यानी कि वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय प्रश्न की कहाँ से क्या और कितना आने वाला है। आइए अब बात करते हैं वर्णात्मक प्रश्नों की, कि वर्णात्मक प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है और कैसे आप परीक्षा में कैसे प्रश्नों को आप देखेंगे। तो बेटा वर्णात्मक प्रश्नों के अंतर्गत ना आपको गद्य खंड से ना कुछ चीजें मिलने वाली हैं। क्या मिलने वाली हैं तो वो आइए हम समझ लेते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको गद्यांश मिलेगा। ठीक है, वो भी पाठारित गद्यांश। और फिर उसके बाद मिलेगा पद्यांश। ठीक है। और पद्यांश के बाद देखो गद्यांश पद्यांश तो दोनों चीजें मिलेंगी ही। ठीक है। फिर उसके बाद आपको मिलेगा अनुवाद, यानी कि संस्कृत गद्यांश का हिंदी में अनुवाद। ठीक है। और संस्कृत पद्यांश का हिंदी में अनुवाद, ये दोनों चीज़ें आपको मिलेंगी अनुवाद के साथ साथ। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ना जो पांचवा पॉइंट है, यानी कि जो आपका टॉपिक है, यहाँ से आपको आना है प्रश्नोत्तर। और प्रश्नोत्तर के अंदर भी क्या आने वाला है भाई, खंड काव्य से, यानी कि जो आपके खंड काव्य हैं सिलेबस के अंतर्गत, उस खंड काव्य से कथानक या चरित्र चित्रण या तथ्य संबंधी प्रश्न में से कोई एक प्रश्न, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा। फिर बेटा इसी के साथ आपको आना है लेखक परिचय, यानी कि गद्य खंड और पद्य खंड के अंतर्गत जो भी लेखक हैं उनमें से किसी लेखक का परिचय आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए आगे क्या है इसके बाद। देखिए कवि परिचय के बाद ना आपसे संस्कृत के दो श्लोक पूछे जाएंगे जो प्रश्न पत्रों में ना आए हों। ठीक है।
इसके बाद आपका संस्कृत में अनुवाद है और इसके बाद संस्कृत खंड से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। और सबसे अंत में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाएगा। तो बेटा ये तो था कि एग्जाम पैटर्न किस तरीके से है आपका, यानी कि किस तरीके से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा सिलेबस की कि वर्णनात्मक प्रश्नों के अंदर हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने हैं, यानी कि हमें कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो इसी क्रम में आइए बच्चों जान लेते हैं पाठ कौन कौन से पढ़ने। बेटा गद्य खंड के अंतर्गत ना आपको शुरुआत करनी है मित्रता पाठ से, ठीक है, जिसको लिखा था रामचंद्र शुक्ल ने। फिर दूसरा जो पाठ है वो है ममता, जिसके राइटर हैं जयशंकर प्रसाद। तीसरा पाठ है भारतीय संस्कृति, जिसको लिखा था राजेंद्र प्रसाद जी ने। चौथा पाठ है अजंता, जिसको लिखा है भगवती शरण उपाध्याय ने, ठीक है, सॉरी भगवत शरण उपाध्याय ने। क्या लिखूं, इसकी जो रचना है वो की थी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने। और ईर्षा तू ना गई, ये रामधारी सिंह दिनकर का पाठ है। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी का पाठ है। तो बेटा गद्य खंड के अंतर्गत ना आपको 1 2 3 4 5 6 7 कुल मिला के 7 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं बेटा पद्य खंड की कि पद्य खंड के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पद्य खंड के अंदर आपको सबसे पहले सूरदास पढ़ना है, सूरदास के पद पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है तुलसीदास जी द्वारा लिखित धनुष भंग और राम वनपथ गमन। फिर रसखान के आपको सवई और कवित्त पढ़ने हैं। राम नरेश शर्मा द्वारा लिखा गया पाठ भक्ति नीति, उसकी कुछ कविताएं आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया स्वदेश प्रेम, ठीक। और फिर महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया भारत माता का यह मंदिर, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंथ द्वारा लिखा गया हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। तो बेटा यहाँ 2 कविताएं हैं, ये याद रखना, ठीक है। हिमालय से अलग है और वर्षा सुंदरी के प्रति कविताएं, ये दोनों कविताएं अलग आपको पढ़नी है। फिर माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा जो पाठ लिखा गया है पुष्प की अभिलाषा, वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पाठ कविता है, ठीक है, झांसी की रानी की समाधि पर, ये भी आपको पढ़ना है। अशोक वाजपेयी द्वारा जो एक पाठ लिखा गया था भाषा एकमात्र अनंत है और युवा जंगल, ये 2 कविताएं भी आपको वहां से ही पढ़ना है। फिर देखिए श्याम नारायण पांडे द्वारा हल्दी घाटी और केदारनाथ सिंह द्वारा नदी। तो बेटा ये कविताएं आपको पढ़नी थी। आइए अब जान लेते हैं कि संस्कृत खंड के अंदर, यानी कि संस्कृत के अंदर आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी हैं। तो देखिए संस्कृत के अंदर ना बेटा संस्कृत के अंदर आपको पढ़ने हैं बहुत सारे पाठ। अब भाई ये पाठ कौन कौन से हैं ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए वाराणसी देशभक्ता चंद्रशेखरा, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, आरुणि श्वेत केतु संवाद, ये तो बेटा उपनिषदों का भाग भी है, ठीक है। और इसके बाद ना आपको पढ़ना है जीवन सूत्राणि प्रबुद्धो ग्रामीण केन किम वर्धते और अन्योक्ति विलास, ठीक है। तो बेटा ये तो था संस्कृत का सिलेबस। आइए अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन से खंड काव्य पढ़ने हैं। खंड काव्य बेटा जिले वाइज हैं, तो यहाँ ध्यान देना कि कौन से जिले में आप रह रहे हैं और जिस जिले में आप रह रहे हैं उसी के हिसाब से ना आपको खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम समझ लेते हैं कौन कौन से खंड काव्य यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले ना बेटा जो दिया है वो है मुक्ति दूत, और मुक्ति दूत भी कौन सा वाला पढ़ना है, अशोक कुमार अग्रवाल वाला, ठीक है। और ये पूछा जाने वाला है आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी के अंदर। फिर दूसरा जो है वो है ज्योति विहार, जो मोहन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है। ये कानपुर से लेकर गोंडा तक पूछा जाने वाला है। फिर है अग्र पूजा, ठीक है। अग्र पूजा ना हिंदी भवन द्वारा प्रकाशित होता है और ये प्रयागराज, आजमगढ़ और मथुरा के लिए पढ़ा जाने वाला है। यानी कि अगर आप आजमगढ़ में रहते हैं, मथुरा में रहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अग्र पूजा ही पढ़ना है, केवल और केवल अग्र पूजा। चौथा जो है वो है बेटा मेवाड़ मुकुट, और इसको ना बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर, सीतापुर और बहराइच के अंदर पढ़ा जाना है। यानी कि अगर आप ऐसी जगह रह रहे हैं, कहाँ, बुलंदशहर, देवरिया, बरेली, सुल्तानपुर और सीतापुर, तो आपको जो पढ़ना है वो है मेवाड़ मुकुट। इसी प्रकार जय सुभाष जो है वो लखनऊ, सारंगपुर, फैजाबाद, बांदा और झांसी के लिए है। मातृभूमि के लिए जो है वो है गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर। और सबसे अंत में जो है वो है बेटा कर्ण, जो ये जो हमारे सिलेबस का अंतिम उपन्यास, सॉरी हमारे सिलेबस का ना जो अंतिम काव्य खंड है, ठीक है। और इसको ना अलीगढ़, जौनपुर, बलिया और हमीरपुर के अंदर पढ़ा जाने वाला है। तो बेटा ये तो था कि हमें क्या पढ़ा जाने वाला है और कैसे पढ़ाया जाने वाला है। अब वही बात है कि सर ये तो आपने बता दिया, कहाँ पढ़ाया जाने वाला है। तो बेटा आपको पता ही है कि उड़ान बैच अभी कंटिन्यू चल ही रहा है और ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी उड़ान बैच के अंतर्गत।
तो बेटा उड़ान बैच फटाफट ज्वाइन कीजिए और अपने कोर्स को ना कंटिन्यू कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ ना आपकी कोई क्वेरी रह गई हो, कोई भी आपको जिज्ञासा हो, कोई भी चीज़ आपको पूछना हो तो आप पूछ लीजिए कमेंट करके। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।